हेलो एवरीवन, आयुर ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पे लेक्चर है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज के लेक्चर में हम इथिकल कमिटी के बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा हमारे लेक्चर में डेटा के बारे में, डेटा माइनिंग की प्रोसेस और वो सब देखेंगे। कुछ पोर्टल है, जैसे मैंने आगे के लेक्चर में आपको बताया था धारा के बारे में, उसी तरह इसमें भी थोड़ा देखेंगे हम उसके बारे में। उसके बाद लास्ट में हम रिसर्च, जिसको अनुसंधान कहा जाता है संस्कृत में, तो उसकी डेफिनेशन और पर्याय के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इथिक्स के बारे में। तो इथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, सबसे पहले हम वो देखते हैं इथिकल गाइडलाइंस फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। कौन कौन सी गाइडलाइन आई थी बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले 1947 में न्यूरेमबर्ग कोड आया था। इसको ट्रिपल स्टार करके याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। न्यूरेमबर्ग कोड किस साल में आया था? तो 1947 में, आज़ादी, हमारी आज़ादी की जो साल है उसको आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो, 1947। उसके बाद है बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट कब हुआ था? तो 1979 में, तो ये भी याद रखना। उसके बाद आते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन बायोमेडिकल रिसर्च, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाई थी, वो आई 1980 में, तो उसको याद रखना। उसके बाद है बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में जो गाइडलाइंस बनाई थी साइम्स ने, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस, वो हुआ था 1992 में, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना। ICMR का भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और साइंस का भी लिखा है नीचे रेड कलर से, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना। उसके बाद हम जाते हैं आगे। 1996 में ICH जो था, उन्होंने GCP गाइडलाइंस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो गाइडलाइंस है वो रिलीज़ की 1996 में, तो वो भी आप एक बार याद कर लेना, उसको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इथिकल गाइडलाइंस बनाई 2000 की साल में, 2000 की साल में। उसके बाद रिवाइज हेलेंस्की डिक्लेरेशन, और 2000 में हुआ रिवाइज हेलेंस्की डिक्लेरेशन भी। इसके साथ साथ आप हेलेंस्की डिक्लेरेशन कब आया था वो आपका एक होमवर्क है, आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हेलेंस्की डिक्लेरेशन कब आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क है। और उसको रिवाइज कब किया गया है? तो 2000 की साल में उसको रिवाइज किया गया है। उसके बाद इंडियन GCP गाइडलाइंस 2001 की साल में आई। उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 2002 की साल में, 2002 में। उसके बाद जो इथिकल गाइडलाइंस थी वो 2006 में फिर से रिवाइज हुई, और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की नोटिफिकेशन है वो 2013 की साल में आई। तो ये जो इम्पोर्टेंट साल है आपकी एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे दी है, उसको एक बार आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद जो इथिक्स कमेटी होती है IC, देखो इथिक्स कमेटी कितने प्रकार की होती है? IC होती है, और एक एनिमल इथिक्स कमेटी यानी AIC होती भी है। IEC का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट इथिक्स कमेटी, और जो एनिमल कमेटी होती है उसका एनिमल इथिक्स कमेटी AEC, उसको AEC बोला जाता है। ये दो प्रकार की कमेटी ज़्यादातर दौर पे इसके बारे में आता है। तो IC का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी, आपके एग्ज़ाम में इसके बारे में ही आएगा। टू प्रोटेक्ट, ये कमेटी क्यों बनाई जाती है? तो वो इसलिए बनाई जाती है कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जिस पे ड्रग ट्रायल किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डिग्निटी, राइट्स एंड वेलबींग, ये सभी राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए IC बनाई जाती है। कॉम्पिटेंट रिव्यू ऑफ ऑल इथिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल,
अगर कोई डैमेज होता है पार्टिसिपेंट को तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा, उसको रिव्यू करने के लिए भी इथिक्स कमेटी बहुत ही ज़रूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ द अप्रूवल प्रोग्राम, यानी कि कोई रिसर्च करना जा रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई तो ऊपर उसके ऊपर चाहिए, तो ये काम होता है इथिक्स कमेटी का। तो ये है इथिक्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद कंपोजिशन, ये क्वेश्चन एक बार AIA PGT की एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो इथिक्स कमेटी होती है उसके पर्सन कितने होते हैं, मेंबर कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन है 8 से 12। तो इसको याद रख लेना। इथिक्स कमेटी के जो IC होती है, इंस्टीट्यूट इथिक्स कमेटी, जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज़ होती है, उसके मेंबर होते हैं 8 से 12। और कोरम में कितने मेंबर होते हैं? कोरम में 5 मेंबर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोरम का मीनिंग बता देता हूँ कि अगर कोई भी रिसर्च प्रपोजल आया और उसको अप्रूव करना है या नहीं करना, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। और वो मीटिंग तभी की जाती है जब ये जो 8 से 12 मेंबर दिए उसमें से 5 मेंबर प्रेजेंट रहे तो ही वो मीटिंग की जाती है। एटलीस्ट 5 मेंबर प्रेजेंट रह के कोरम बनाते हैं तभी वो मीटिंग होती है और उसमें डिसीजन लिए जाते हैं। तो कोरम उसको बोला जाता है, यानी मिनिमम 5%। अगर ये 8 से 12 में से 8 या 12 मेंबर की जो कमेटी होती है उसमें से 5 मेंबर अगर प्रेजेंट रहते हैं तो वो कोरम बन जाता है और वो डिसीज़न ले सकते हैं। अब ये जो मेंबर बताया है 8 से 12, उसमें कौन कौन होता है? तो सबसे पहले चेयरपर्सन होता है जो कमेटी का, वो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 1 और 2 बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट यानी फार्माकोलॉजिस्ट होने चाहिए, 1 से 2। 1 और 2 क्लिनिशियन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट, 1 से 2 क्लिनिशियन होने चाहिए। 1 लीगल एक्सपर्ट रिटायर्ड जज होना चाहिए। 1 सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए। 1 फिलोसोफर या इथिसिएट या थियोलॉजियन होना चाहिए। 1 ले पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी, एक सामान्य पर्सन भी होना चाहिए कम्युनिटी में से इस कमेटी में। और जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो इंस्टीट्यूट का अपना होता है, यानी कि मेंबर सेक्रेटरी के सिवा बाकी के सब लोग बाहर के होते हैं IEC के अंदर। तो ये जो IC होती है इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी, उसके मेंबर में से ओनली मेंबर सेक्रेटरी जो होता है वही इंस्टीट्यूट का होता है, बाकी सब बाहर के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया एज पर रिवाइज शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अमेंडेड इन 2005। देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में आया था और उसको अमेंडमेंट कब किया गया, यानी उसमें पुनः सुधार या पुनः संस्करण रिवाइज कब किया गया। तो अमेंडमेंट हुआ उसका 2005 में। मिनिमम ऑफ 5% रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोरम, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 5% होने चाहिए। और वो कौन कौन से होने चाहिए? तो एक बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होना चाहिए, एक क्लिनिशियन होना चाहिए, एक लीगल एक्सपर्ट यानी जो रिटायर्ड जज है वो होना चाहिए, और एक सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर और ले पर्सन। अगर इतने पर्सन कोरम में हो तभी वो कोरम पूरा होगा, तो ये याद रखना। ये जो रिवाइज शेड्यूल वाई है उसके अंदर में ये उसका क्राइटेरिया दिया है कोरम बनाने का। उसके बाद आते हैं जो आपने आगे देख लिया, चेयरमैन होता है वो आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है। सेक्रेटरी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट या कंडक्ट बिजनेस ऑफ कमिटी, जो कमेटी जिसके लिए बनाई गई है उससे रिलेटेड होना चाहिए कोई सेक्रेटरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बाहर से बुलाया जाता है, अगर कोई नया ही सब्जेक्ट है उसी इंस्टीट्यूट में, अगर कोई उससे रिलेटेड कोई है नहीं पर्सन, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी बाहर से इनवाइट कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट जो रिमेंबर है वो करने के लिए। उसके बाद हम फिर से आते हैं जो ये दी थी कि 1951 में बोर्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एस्टैब्लिश। सबसे पहले अभी जो इथिक्स वाला पॉइंट था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम थोड़ा आयुर्वेद से रिलेटेड देखते हैं। जो आयुर्वेद से रिलेटेड बोर्ड है, जैसे कि 1951 में बोर्ड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एस्टैब्लिश किया गया था। 1978 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट CCRS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस एट न्यू दिल्ली। तो CCRS कब फॉर्म हुआ? तो 1978 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो CCRS की एग्ज़ाम गई उससे रिलेटेड भी है। अगर नेक्स्ट कोई CCRS की एग्ज़ाम आती तो भी वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लॉन्चिंग एंड इनिशिएशन ऑफ TKDA 2002 में हुआ, 2002 में।
और TKDL का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका एक सेपरेट लेक्चर भी है, तो आप वो भी एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ हमने TKDL के बारे में डिटेल में बताया है। उसके बाद 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ ICMNH रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो ये 2003 में जो ICMNH था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, रीनेम एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। देखो यहाँ पे आयुष कैपिटल में लिखा है, लेकिन अभी जो नया मिनिस्टर का गाइडलाइंस आया है उसमें आयुष में A कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो ये बात भी आप याद रखना। मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में कि आयुष में A ही कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। आप नेट पे जाके आयुष मिनिस्ट्री ऐसा लिखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। यानी कि ये जो आयुष है उसमें A को ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है, आयुर्वेद को ज़्यादा हाईलाइट किया है। उसके सिवा योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये सब पैथी भी एक एक लेटर इसका लिया है। ICMNH को रीनेम किया 2003 में, तो ये स्टार कर देना। उसके बाद 2005 में गोल्डन ट्रायंगल रिसर्च पार्टनरशिप में 3 इंस्टीट्यूट ने मिलके एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? एक तो हमारा CCRS, उसके बाद CSIR एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काउंसिल। देखो CSIR का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दिया है, एक बार देख लेना। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसने TKDL को भी बनाने में हेल्प की थी। तो ये तीनों ने मिल के एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया 2005 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। उसके बाद हम ये CCRS के बारे में इतना डिटेल में ये इसलिए दिया है कि वो रिसर्च से रिलेटेड एक आयुष का पार्ट है, इसलिए इसको डिटेल में दिया है। उसके बाद हम आते हैं CCRS की रिसर्च प्रोडक्ट, जो गोविंद परीक्षर की बुक में भी दी है। आयुष 64 जो फॉर्मुलेशन है वो मलेरिया में यूज़ होता है, आयुष 56 से फॉर एपिलेप्सी, आयुष 82 फॉर डायबिटीज मेलिटस एंड 777 ऑयल फॉर सोरियासिस। उसके बाद आयुष्मान 8 फॉर मेंटल रिटार्डेशन। तो ये CCRS की कुछ प्रोडक्ट है जिसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ गई है। आयुष 64 बहुत बार पूछी भी गई है, तो इसको याद रखना है। तो ये हमारा रिसर्च से रिलेटेड हो गया CCRS का पूरा। उसके बाद हम आते हैं डाटा पे, कि डाटा क्या होता है, उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, डाटा माइनिंग क्या होता है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो डाटा किसे कहा जाता है? तो इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्टेड बाय कैरिंग आउट एम्पिरिकल रिसर्च इज यूज एज कॉल्ड डाटा। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वेरियस जगह से, उसको डाटा कहा जाता है। उसके बाद उस जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे? तो डाटा एनालिसिस इज द सिस्टेमिकली अप्लाइंग स्टेटिस्टिकल एंड और लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट कंडेंसेशन एंड रिकैप एंड इवेल्यूट डाटा। डाटा को एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, या फिर कोई टेक्निक लगाएंगे, या फिर उसको चार्ट और टेबल फॉर्म में बना के उसको एनालिसिस करेंगे, उसको इवेल्यूएट करेंगे। ये डाटा एनालिसिस में आता है। उसके बाद डाटा माइनिंग, यानी माइनिंग यानी खोदना, माइनिंग करना यानी खोदना, ये आप सबको पता ही होगा। डाटा में से माइनिंग करना है हमें, यानी डाटा में से हमारे जो काम की चीज़ है उसको खोद के निकालनी है, जो नॉलेज में बढ़ावा करती है ऐसी चीज़ को खोज के निकालना है। डाटा माइनिंग इज ऑल्सो नॉन एज नॉलेज एक्सट्रैक्शन, नॉलेज को बाहर निकालना उस डाटा में से। इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग, डाटा आर्कियोलॉजी एंड डाटा पैटर्न प्रोसेसिंग, ये सब डाटा माइनिंग के सिनोनिम है। डाटा माइनिंग इज एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड समराइजिंग इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे माइन में से क्या वो करते हैं, तो कोई भी माइन होती है उसमें से कच्चा धातु निकाला जाता है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है, और बाद में उसको फिल्टर करके, प्योर करके, या फायर में गर्म करके उसमें से जो मेन मेटल चाहिए वो निकालते हैं। उसी तरह रॉ डाटा होता है, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको निकाली जाती है। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज रेवेन्यू, कट कॉस्ट्स और बोथ। डाटा माइनिंग allow यूज़र टू एनालाइज डाटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट डायमेंशन और एंगल्स।
कैटेगराइज इट एंड समराइज द रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बेनिफिट एंड बायोमेडिकल डाटा माइनिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एब्यूज इन हेल्थ केयर सिस्टम, इसके लिए ये यूज़ होता है डाटा माइनिंग। टू मेक कस्टमर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, फिजिशियन आइडेंटिफाई इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, पेशेंट रिसीव बेटर एंड मोर एफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस, उसके लिए ये डाटा माइनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डेटा माइनिंग की प्रोसेस बताइए, जिसका फुल फॉर्म दिया है सेम्मा, ACMMA, एस से सैम्पल, ए से एक्सप्लोर, एम से मॉडिफाई या फिर मैनिपुलेट भी बोल सकते हैं, एम से मॉडल एंड ए से एसेस। सैम्पल यानी कोई भी जो होता है टू ड्रॉ स्टेटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लेना होता है। उसके बाद जो सैम्पल हमने लिया है उसको एक्सप्लोर करना होता है, टू एक्सप्लोर डाटा स्टेटिस्टिकली एंड बाय विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, स्टेटिस्टिक टेस्ट लगा के उसको एक्सप्लोर करना होता है। बाद में उसको मॉडिफाई करना है टू सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स, यानी जो बहुत ही यूजफुल है ऐसे वेरिएबल को हमें प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद मॉडल बनाना है टू मॉडल द वेरिएबल्स टू प्रिडिक्ट आउटकम्स, जो हमने मॉडल बनाया मॉडिफाई करके उसको ट्रायल ड्रग देके या कुछ भी रिसर्च करके उसमें से आउटकम निकालना है। और बाद में जो आउटकम मिला उसको एसेस करना है टू कंफर्म्स मॉडल एक्यूरेसी, यानी वो कितना एक्यूरेट है वो कंफर्म करना है। तो ये डाटा माइनिंग प्रोसेस है। उसके बाद आईटी इन डाटा माइनिंग यूज फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है जो डाटा माइनिंग में यूज़ होती है वो इसके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद धारा, जो हमने आगे भी देखा, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेद रिसर्च आर्टिकल्स, ये क्या है तो ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस फॉर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। धारा प्रोजेक्ट इज बीइंग implemented by AVT Institute for Advanced Research, the research using of the Ayurvedic Trust, AVP Group of Institute, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, इंडिया में आया हुआ है ये AVP Group of Institute। इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना। धारा को इम्प्लीमेंटेड इस इंस्टीट्यूट ने किया था, तो वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद धारा प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, यानी CCRS उसको फंड करता है धारा को। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा को कौन फंड करता है, तो CCRS, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हम आयुष पोर्टल पे। आयुष पोर्टल पे क्या होती है तो आयुष पोर्टल पे कंटेंट्स रिसर्च डाटा ऑफ आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये सब जो रिसर्च डाटा है इस पैथियों से रिलेटेड वो आयुष पोर्टल पे अवेलेबल है। इट इज़ मेनली टू यूजेस सर्चिंग रिसर्च डाटा एंड अपलोडिंग रिसर्च डाटा। आयुष पोर्टल पे आप सर्च भी कर सकते हो और डाटा को अपलोड भी कर सकते हो। रिसर्च आर्टिकल अवेलेबल एज पर फॉलोइंग कैटेगरीज: क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। ये सब चीज़ इस कैटेगरी में आयुष पोर्टल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आयुष पोर्टल वेबसाइट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड एंड मैनेज बाय इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद। तो ये आयुष पोर्टल को डेवलप इन्होंने किया है, मैनेज भी वो करता है और डिज़ाइन भी इन्होंने ही किया है। तो NIIMH हैदराबाद, ये आप याद रखना। उसके बाद हम आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 1987 एज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पे है, तो वो पुणे में है। उसके बाद मैंडेट दिया है। मैंडेट इज टू डेवलप स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टाइज फॉर डाटा वेयरहाउसिंग, data mining and analyzing in the area of life sciences. It is specially working on virology, parasitic and infectious disease, molecular immunology, chemoinformatics, identification of disease causing genes and drug design. इसके लिए मैंडेट को बनाया गया है। उसके बाद ये डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे, रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूज, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू,
देखो ये CAPI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। ये सब डेटा कलेक्शन करने की मेथड है, तो इनके नाम याद रखना। आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी मेथड डेटा कलेक्शन की नहीं है, तो सारे ऑप्शन दिए होते होंगे और एक इसमें से नहीं होगा, वो वाला ऑप्शन लगाया होगा, तो ऐसा याद रखना है। इसके बाद डाटा यूनिट किसको बोलते हैं? और डाटा यूनिट इज़ वन एंटिटी इन द पॉपुलेशन बीइंग सिचुएटेड अबाउट विच डाटा आर कलेक्टेड। यानी एक पॉपुलेशन को जो प्रेजेंट करता है, वन एंट्री को प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं डाटा यूनिट। उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट, यानी ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो डाटा देता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। ये पूरा जो ग्रुप होता है उसको डाटा यूनिट कहा जाएगा, और कोई एक पर्सन का जो डाटा होता है उसको सैम्पलिंग यूनिट कहा जाता है अगर सरल भाषा में समझना हो तो। उसके बाद है पैरामीटर, वैल्यू और कांस्टेंट ऑफ अ वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन। जो वैल्यू होती है और जो वेरिएबल होते हैं जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं उसको पैरामीटर कहा जाता है। जैसे हाइट, वेट, BMI, ब्लड प्रेशर, ये सब पैरामीटर्स है। स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? वैल्यू डिस्क्राइब द सैंपल, जो सैंपल की वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी जो P वैल्यू है ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आएगा। उसके बाद अभी हमने रिसर्च में जो मॉडर्न जो रिसर्च का था वही देखा। अभी हम आ जाते हैं अनुसंधान, आयुर्वेद की जो परिभाषा है रिसर्च की, उसके बारे में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रियव्रत शर्मा, अनुसंधान इज कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणो परीक्ष्य स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने अनुसंधान यानी रिसर्च की ये डेफिनेशन उनकी बुक में दी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। कार्य कारण भावस्यम द्रव्याणाम गुणकर्मणो परीक्ष्य स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। यानी कि द एग्जामिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रूथ अबाउट द कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, गुण कर्म, प्रॉपर्टी एंड फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द्रव्य इज अनुसंधान। यानी जो गुण एंड कर्म है, यानी जो गुण है और उसके ऊपर से क्या कर्म होगा वो देखना, और कॉज से क्या इफेक्ट होगी उसको ढूंढ के निकालना, और उसको एग्जामिनेशन करके उसमें जो होता है वो देखना, उसको अनुसंधान यानी रिसर्च कहा जाता है। उसके सिनोनिम दिए हैं, एक बार एग्जाम में आ चुका है AIPGT के कि निम्न में से कौन से सिनोनिम अनुसंधान यानी रिसर्च के हैं। तो सब दिए थे, यानी ऑल ऑफ एबो ऐसा आंसर उसका था। अन्वेषण, परेषण, गवेषण तथा चपि शोध इत्यादि पर्याय लोक समीपित्य थे। ये भी आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने दिए हैं। उसके सिवा गंगाधर जो चरक संहिता की टीका है उसमें भी रिसर्च की एक डेफिनेशन दी है, अप्राप्तस्य अनुकूल्यादि व्यवहार अपरो अन्वेषणम, अप्राप्त पास्य अनुकूल्यादि व्यापारो अन्वेषणम, मूविंग फ्रॉम द अननोन टू द नॉन फैक्ट ऑफ एन इवेंट विद द एड ऑफ साइंटिफिक टूल्स इज कॉल्ड अन्वेषण। तो ये अन्वेषण की डेफिनेशन दी है आचार्य गंगाधर ने। अनुसंधान किसको बोलेंगे? टू फॉलो एप्रोप्रिएट नॉलेज। अनु यानी टू फॉलो एंड संधान यानी एप्रोप्रिएट नॉलेज। टू लिंक इंटरप्टेड एनिशियंट थॉट्स एंड टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड अनुसंधान। यानी पहले जो आचार्य ने बताया था जो अभी लुप्त हो गया है उसको फॉलो करना, उसको अनुसंधान कहा जाता है, यानी टू फॉलो एप्रोप्रिएट नॉलेज। उसके बाद अन्वेषण, डिजायर टू सर्च। अनु यानी निरंतर, ऐषण यानी इच्छा, डिजायर और शोध टू सर्च। ये अन्वेषण के बारे में बताया है। परेषण, टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशन, सभी दिशाओं में से उसको देखना, यानी हर डायमेंशन से उसका एग्जामिनेशन करना, उसको परेषण कहा जाता है। गवेषण में बताया है कि गोभी इंद्रिय ऐषणम, यानी इंद्रियों के द्वारा परीक्षण करना या शोध करना, उसको गवेषण कहा। या फिर जिस तरह गाय के समान शोध करता है, गायों को चराने के लिए जाने वाला गोपालक जंगल में रास्ता भटकी हुई गायों को शोध करता है, उसी प्रकार लुप्त हुई वस्तुओं अथवा विचार को शोध करना यही गवेषण है। तो ये गवेषण के बारे में दिया है। उसके बाद है शोध, प्राचीन भ्रमिष्ट विचारों का शुद्धिकरण कर नवीन युक्तिपूर्वक विचार श्रृंखला को प्रस्थापित करना। इस अर्थ से अनुसंधान के लिए शोध पर्याय का उपयोग किया जाता है।
तो ये हुआ शोध। तो सभी पर्याय के बारे में यहाँ डिटेल में उन्होंने बताया है उसका मीनिंग। उसके बाद लास्ट में दिया है पंचावयवी वाक्य। आपने पदार्थ विज्ञान में ये चीज़ देखी होगी। तो जो हमारा रिसर्च है, जो मॉडर्न वालों की जो टेक्निक है रिसर्च की, वो तो हमने देखी ही, लेकिन जो आयुर्वेद की रिसर्च की टेक्निक थी वो थी पंचावयव वाक्य, यानी प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ये पंचावयव वाक्य की मदद से हम रिसर्च कर सकते हैं हमारे आयुर्वेद के फील्ड में। तो इसको ट्रिपल स्टार करके आप याद रखना, पंचावयव वाक्य। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे। हमारा जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो अभी तक के आज का जो 4th लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया है। तो ये 4 लेक्चर आपकी जो AIA PGET की एग्ज़ाम है उसके लिए, रिसर्च के लिए इनफ है। उसके सिवा जो बायोस्टैटिक्स है उसको हम आगे के 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है मैसेज करके, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि जो हेलेंस की डिक्लेरेशन है वो कब आया था, वो ईयर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।